नमस्कार। आज हम कहानी सुनेंगे प्राचीन भारत के उस महान सम्राट की जिन्होंने पहले विशाल और एकीकृत साम्राज्य की नींव रखी, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी है शक्ति की, रणनीति की और एक ऐसी साझेदारी की जिसने इतिहास बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने बिखरे हुए राज्यों को एक साथ लाकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के एक बेहद रोमांचक दौर में चलते हैं। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की कहानी उसके उदय से पहले के माहौल को समझे बिना अधूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मौर्यों से पहले भारत था कैसा। तो चंद्रगुप्त के आने से पहले भारत का हाल कुछ ऐसा था कि ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और मगध पर राज था नंद वंश का। उस समय का राजा धनानंद अपनी क्रूरता और लालच के लिए कह सकते हैं काफी बदनाम था, जिससे प्रजा में बहुत ज्यादा गुस्सा और असंतोष था। और बस यही वो राजनीतिक उथल-पुथल थी जिसने इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक के लिए जमीन तैयार कर दी। और इस बड़े बदलाव के केंद्र में थे दो असाधारण लोग, एक ऐसी जोड़ी जिनकी साझेदारी ने भारतीय इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जी हाँ, इस बदलाव की कहानी इन दो लोगों के बिना बिल्कुल अधूरी है। एक तरफ थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, एक जबरदस्त रणनीतिकार, एक गुरु। और दूसरी तरफ उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, एक बेमिसाल योद्धा। कह सकते हैं कि अगर चाणक्य दिमाग थे तो चंद्रगुप्त उस सोच को हकीकत में बदलने वाली असली ताकत थे। और इसी शानदार साझेदारी का नतीजा था ये साल 322 ईसा पूर्व। इसी साल चाणक्य की बेजोड़ रणनीति की मदद से चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। ये वाकई एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन देखिए, साम्राज्य बनाना तो बस पहली चुनौती थी। असली परीक्षा तो उसे बनाए रखने में थी। और चंद्रगुप्त के लिए सबसे बड़ी चुनौती आई पश्चिम से, जहां सिकंदर महान के सेनापति अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे थे। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत होती है और ठीक उसके अगले साल 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। फिर कुछ साल बाद 305 ईसा पूर्व में उनका सामना होता है सिकंदर के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर से, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर फिर से कब्जा करना चाहता था। उस युद्ध का नतीजा एक निर्णायक जीत तो थी ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी थी उसके बाद हुई संधि। ये कोई मामूली समझौता नहीं था। इसने तो उस इलाके के राजनीतिक भूगोल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस संधि की सबसे खास बात यह थी कि इसकी शर्तें पूरी तरह से चंद्रगुप्त के पक्ष में थीं। सोचिए, सेल्यूकस को न सिर्फ आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके सौंपने पड़े, बल्कि अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से करनी पड़ी। ये सिर्फ जंग के मैदान की नहीं, बल्कि कूटनीति की भी एक बहुत बड़ी जीत थी। और हाँ, इसी संधि के तहत सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम के एक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताब इंडिका में लिखा। आज मौर्य काल के बारे में जानने के लिए यह किताब एक बेशकीमती खजाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य को आखिर चलाया कैसे गया? क्योंकि देखिए, किसी साम्राज्य को जीतना एक बात है और उस पर कुशलता से शासन करना बिल्कुल दूसरी बात। चंद्रगुप्त ने यह मुमकिन कैसे किया? इसका जवाब छिपा है इस महान ग्रंथ में, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने इसमें सिर्फ नियम कानून ही नहीं लिखे, बल्कि शासन का पूरा दर्शन समझाया है। उनका मानना था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो मौर्य प्रशासन की आत्मा थी, उसका ब्लूप्रिंट था। और अर्थशास्त्र के इन्हीं सिद्धांतों पर टिका था मौर्य प्रशासन का मजबूत ढांचा। इसके 4 मुख्य स्तंभ थे। केंद्र में सम्राट, जिसकी मदद के लिए मंत्री परिषद थी। प्रांतों पर कंट्रोल के लिए राजकुमार थे। देश की रक्षा के लिए एक विशाल सेना और इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए एक बेहतरीन टैक्स कलेक्शन सिस्टम। यह अपने समय से बहुत आगे की एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था थी। और जब हम विशाल सेना की बात करते हैं तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये बताते हैं कि वो सेना कितनी बड़ी थी। मेगास्थनीज के मुताबिक चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जंगी हाथी। अंदाजा लगाइए, ये उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक रही होगी। अच्छा, तो इस विशाल सेना और प्रशासन को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? तो इसका मुख्य स्रोत था भूमि कर,
जो उपज का लगभग छठा हिस्सा होता था। इसके अलावा व्यापार पर, खनिजों पर और जंगलों पर भी टैक्स लगाए जाते थे, जिससे साम्राज्य की तिजोरी हमेशा भरी रहती थी। अब हम पहुंचते हैं चंद्रगुप्त की कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, उनका अंतिम अध्याय और उनकी वो विरासत जो आज भी जिंदा है। एक महान विजेता का अंत भी उतना ही असाधारण था। अपने जीवन के आखिरी दौर में चंद्रगुप्त ने राजपाट, सत्ता, सब कुछ छोड़ दिया और जैन धर्म अपना लिया। वो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने सल्लेखना का पालन किया, जो एक पवित्र जैन प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से उपवास करके धीरे धीरे प्राण त्यागे जाते हैं। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत क्या है? उन्होंने भारत को पहला एकीकृत सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य दिया, विदेशी हमलों से देश की रक्षा की, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जो सदियों तक दूसरों के लिए मिसाल बनी रही, और सबसे बढ़कर पहली बार अखंड भारत के विचार को हकीकत में बदलकर दिखाया। और यहीं आके उनकी कहानी हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। एक ऐसा सम्राट जिसने पूरी दुनिया जीत ली, उसने अंत में सब कुछ त्याग दिया। तो फिर असली जीत क्या है? दुनिया को जीत लेना या खुद को जीत लेना? ये वो सवाल है जो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है।